इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो नीट और आईआईटी जे में पिछले साल आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारा लेक्चर है ये है मात्रक तथा विमाओं पर आधारित है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कोणीय आघूर्ण की जगह आपको यहाँ पे कर लेना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का वी में सूत्र क्या है? तो बच्चों कोणीय संवेग आप जानते हो क्या होता है। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग इंटू दूरी, और रेखीय संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, इसका मतलब क्या हो गया, रेखीय संवेग की विमा क्या हो गई m1 l1t-1, और दूरी की विमा बच्चों आपको पता ही है l1। तो आपके पास विमा क्या हो गई कोणीय संवेग की m1l2t-1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि सी धारिता तथा आर प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हो तो सी आर का वी में सूत्र क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें धारिता की विमा निकालनी पड़ेगी। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। इट मीन्स धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। अब सर विभवांतर की विमा कैसे निकाले? V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W अपॉन क्यू। तो सर हमारे पास में C बराबर आ गया Q अपॉन W डिवाइडेड बाई, मैंने भी क्या बताया था, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन W। तो बच्चों हमारे पास में C का एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन W। क्यू को हम क्या लिखते हैं, I इंटू टी। तो ये हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्लू। डब्लू होता है कार्य की विमा, आपको सबको पता है m1l2 t⁻²। इस तरह से करके हम धारिता की विमा निकाले थे, और वो क्या आ जाएगी हमारे पास में m-1l-2 t⁻4 प्रतिरोध की विमा आप कैसे निकाले? देखो बच्चों, प्रतिरोध की विमा क्या, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है हमारे पास में V बटे आई। आई को तो हम ए में मापते ही है, विभव का भी मैंने कहा था वी कोस्ट कैसे निकालेंगे, वी कोस्ट होता है डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू अपॉन क्यू, क्यू को हम क्या लिखते हैं, आई इंटू टी। तो नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी। क्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया। डब्लू की विमा सबको पता है m1l2 t⁻²। आई स्क्वायर को हम लिख देंगे ए स्क्वायर, टी को हम लिख देंगे T1। इस तरह से हमारे पास में प्रतिरोध की विमा क्या आ जाएगी, m1l2 t⁻³ दोनों विमाओं को देखो इस तरह से, एक बार हम दोनों को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास में C इंटू आर की विमा क्या आती है, m0l0t⁻1। और ध्यान रखना बच्चों, इसको हम समय नियतांक भी बोलते हैं, R इंटू सी। संधारित्र का समय स्थिरांक होता है ये RC। ये डायरेक्ट आपको विमा याद रखनी है, समय स्थिरांक। तो इसका मतलब समय की विमा ही होती है। देख लो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, C इंटू आर, इट मीन्स ये RC, ये संधारित्र का समय नियतांक होता है। और जब समय नियतांक है तो इसको हम RC से ही डिनोट करते हैं, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर संधारित्र के लिए समय नियतांक। समय नियतांक तो इसका मतलब ये समय है, और समय की विमा क्या होती है, T1। तो यहाँ पे बिना देखे हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आघूर्ण का वी में सूत्र क्या है बच्चों? आघूर्ण का मतलब यहाँ पे बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। और बल का विमा आपको सबको पता ही है m1l1t-2, और दूरी की विमा क्या होती है, l1। तो इस तरह से हमारे पास बल आघूर्ण की विमा क्या हो गई, m1l2 t⁻²। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, स्वपरिणन गुणांक का वी में सूत्र क्या है? देखो बच्चों, स्वपरिणन गुणांक के लिए आपको तीन फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है L इंटू आई। एक आपको पता होनी चाहिए सर, विद्युत वाहक बल जो होता है वो आता है -L इंटू DI/dt। ठीक है, और एक आपके पास में पता होना चाहिए एप्सलॉन इज इक्वल टू होता है -d∅/dt। और जैसे ही हम फाई का मान यहाँ से रखते हैं तो ये जो फॉर्मूला है ना वो ये वाला ही आया है। अब यहाँ से देखो एल का मान आप सबसे इजी जो विमान निकालने का तरीका वो यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक आपने देखा होगा, जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा आपकी संचरित होती है, जो कि किस प्रकार होती है, ½ Li²। ½ Li²। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर, आपके किसी प्रेरक कुंडली के अंदर। तो यहाँ से भी आप एल की विमा निकाल सकते हो, स्वप्रेरण गुणांक। तो देखो आपके पास में जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे जो निकाला गया वो कौन से फॉर्मूले से निकाला गया है सर, विद्युत वाहक बल बराबर होता है -L/di/dt। ये हो गई आपकी विद्युत धारा में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से L बराबर क्या हो गया, विद्युत वाहक बल बटे di/dt। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उसी से हमें निकालना है। तो हमारे पास में यहाँ विमा क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी
m1 L2 टी की पावर -2 ए की पावर -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या है। निम्न चार में से किस राशि का विमीय सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है। यहाँ हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमें यह पहचानना है कि किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बाकी तीनों से क्या है, अलग है। देखो बच्चों, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा प्रति एकांक आयतन को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, बच्चों इसको बोलते हैं दाब। आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल। देखो बच्चों यहाँ क्या बोला है, आयतन और आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल, ये क्या हो गया, आवेश के बराबर। और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, कोणीय आघूर्ण। कोणीय आघूर्ण ही बच्चों यहाँ पर ये क्या है, कोणीय आघूर्ण का मतलब क्या है, कोणीय संवेग। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो मान मिला ना हमें, उसने खुद ने कहा है कि ऊर्जा प्रति एकांक आयतन W/V इस तरह से निकालेंगे। यहाँ लगता है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, ये दाब वगैरह सब तीनों ही क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है ना। बाकी अन्य की जो विमा अगर देखें ना, यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास में क्या हो गया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, बल एक प्रति एकांक क्षेत्रफल तो दाब हो गया। अब दाब की विमा प्रति एकांक आयतन की विमा बिल्कुल बराबर होती है। आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन, देखो बच्चों यहाँ क्या बोला है, आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना बच्चों, ये भी प्रति एकांक ऊर्जा का ही लिए है आपका, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी ऑप्शन हो जाएगा, कोणीय आघूर्ण। बिकॉज कोणीय आघूर्ण जो है ना यहाँ पे कोणीय संवेग के लिए बोला, अगर कोणीय संवेग की जो विमा है वो बाकी तीनों से अलग है। कैसे, ए वाला जो ऑप्शन है वो भी आपके ऊर्जा घनत्व के बराबर है, और जो दाब होता है, दाब की विमा भी बिल्कुल आपकी किसके बराबर होती है, ऊर्जा घनत्व के बराबर होती है। और आयतन तथा आवेश प्रति एकांक आयतन का गुणनफल, आयतन, यहाँ पे बच्चों आयतन के जो कुछ अलग ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों क्या है, x=80 + bt² में x चली गई दूरी किलोमीटर में तथा t यहाँ समय सेकंड में है, तो b का मात्रक हमें पहचानना है। देखो बच्चों यहाँ लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, अगर हमारे पास में x=80 + bt² दिया हुआ है, तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ x क्या बोला, दूरी। तो ध्यान रखना यहाँ 80 भी दूरी है और bt² भी दूरी है, क्योंकि आपको पता है समान विमाओं वाले जो भौतिक राशि ना वही जुड़ती है और वही घटती है। इसका मतलब यहाँ x है तो 80 भी x के बराबर ही है, मतलब x 80 की विमा भी x की विमा के बराबर ही होगी, bt² की विमा भी x के बराबर ही होगी। इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं कि x बराबर क्या हो गया, bt²। x हमारे पास में दूरी है तो L1 है, नीचे आपका t² हो गया, तो हमारे पास में b की विमा क्या हो गई बच्चों, L1 t की पावर -2, L1 t की पावर -2। तो मात्रक पूछा है तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दूरी उसने किस में बोली, किलोमीटर में, तो मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, न्यूटन के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F बराबर -ηA dV/dz ले लो, dx ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, इसको वेग प्रवणता कहते हैं, से दिया जाता है। यहाँ a क्षेत्रफल, dV/dz को यहाँ वेग प्रवणता बोला गया है। तो श्यानता गुणांक ईटा की विमाएँ क्या होगी। देखो बच्चों सिंपल सा है, बल की विमा पता होनी चाहिए, क्षेत्रफल की विमा पता होनी चाहिए और वेग प्रवणता की विमा पता होनी चाहिए, तो हमें श्यानता गुणांक की विमा इजीली पता लग जाएगी। तो देखो यहाँ से बच्चों ईटा = क्या हो गया, F/dz/A/dV। पहले तो बल की विमा पता होनी चाहिए, m1 L1 t की पावर -2, dz यहाँ पे दूरी है तो L1, क्षेत्रफल तो ये हो गया L², ये क्या है वेग, और वेग की विमा क्या होती है L1 t-1। तो इस तरह से हमारे पास में विमा क्या मिल गई, श्यानता गुणांक की m1 L-1 t की पावर -1। ध्यान रखना बच्चों, वेग प्रवणता क्या होता है, वेग में दूरी के साथ परिवर्तन क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एक स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान स्मॉल m की आवर्ती f है, जो F=cm की पावर x k की पावर y से संबंधित है, जहां c की कोई विमा नहीं है, तो x व y का मान क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पर x और y का मान पूछा है, तो ये आपका क्या हो गया,
वी में विश्लेषण पर आधारित प्रश्न है कि आपकी कोई स्प्रिंग से बंधा हुआ द्रव्यमान है, वो दोलन गति कर रहा है, तो उसकी आवर्ती एफ है। वो आवर्ती किस किस पे निर्भर कर रही है? एक तो आपके एम पे निर्भर कर रही है और एक आपके किसी के पे निर्भर कर रही है। किस तरह से? एम की पावर तो एक्स आ रही है और के की पावर आपकी वाई आ रही है, ठीक है ना। जहाँ एम आपका क्या है? द्रव्यमान है और के यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है। तो एक्स और वाई की विमाएं पूछिए तो आपको पता होना चाहिए। पहले बच्चों यहाँ दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा देखेंगे। बाएं पक्ष क्या हमारे पास? आवर्ती। और आवर्ती क्या होता है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम। इसका मतलब इसकी विमा क्या हो गई? m0 l0 t की पावर -1, ठीक है। अब हम चलते हैं दाएं पक्ष की ओर। दाएं पक्ष के हमारा सी तो एक नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं है। एम द्रव्यमान है तो m की पावर 1 और इसके ऊपर पावर कितनी? x, ठीक है बच्चों। फिर के क्या है यहाँ पे हमारे पास में? यह है स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। ये क्या है? स्प्रिंग नियतांक। और स्प्रिंग नियतांक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पहले मैं स्प्रिंग नियतांक बताता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू होता है -kx है। तो के बराबर क्या हो गया बच्चों हमारे पास में? -f/x है। बल प्रत्येकांग लंबाई पर लगने वाला बल, स्प्रिंग की प्रत्येकांग लंबाई पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? स्प्रिंग नियतांक। अब इसकी विमा भी आराम से आप निकाल सकते हो, के की विमा भी। तो वहाँ पावर वाई लगा देंगे। देखो ये आ गया बायां पक्ष, ये आ गया दायां पक्ष। दायां पक्ष को एक साथ लिखो, यहाँ पावर एम की पावर एक्स है, यहाँ दूसरी तरफ एम की पावर वाई है। तो एम की पावर कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई। टी की पावर कितनी यहाँ पे? -2y, तो ये हो गया टी की पावर -2y। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा बराबर होती है हमेशा। तो देखो तुलना करो, एम की पावर इधर जीरो है तो इधर एम की पावर कितनी? एक्स प्लस वाई। इसका मतलब एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ तक सही है। एल की पावर इधर जीरो है तो इधर तो एल है ही नहीं, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। टी की पावर -1 है, यहाँ टी की पावर कितनी है? -2y। तो इट मीन्स हमारे पास हो गया -2y इज इक्वल्स टू -1। तो वाई बराबर कितना हो गया बच्चों हमारे पास में? 1/2। तो y का जब मान पता लग गया तो आप समीकरण इसके अंदर y का मान रखोगे तो x का मान कितना हो गया? -1/2। तो x का मान हो गया -1/2 और y का मान हो गया 1/2। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया? डी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दाब का विमीय सूत्र। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और बल की विमा क्या होती है बच्चों? आपको सबको पता है, m1 l1 t की पावर -2 और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसमें क्या हो गया? l की पावर 2। तो आपके पास दाब की विमा क्या होगी? m1 l-1 t की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? चुंबकशीलता म्यू का विमीय सूत्र क्या है? देखो बच्चों यहाँ पर वैसे तो आपको चुंबकशीलता निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। बायो-सावर्ट के नियम से भी निकाल सकते हो। कोई आपका आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? F बराबर QVB। और B का मान कुछ अलग तरीके से रख के बायो सावर्ट के, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आप वो फॉर्मूला यूज़ करना जिसमें म्यू आ रहा हो बस। तो एक तो बायो सावर्ट के नियम से निकाल सकते हो, या फिर आप सर जब हम किसी धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान होता है μ0 × n × I। टोरॉइड में भी यही होता है और आपकी धारावाही प्रणालिका में भी यही होता है। तो वहाँ पे देखो यहाँ पे म्यू मिल गया ना, μ0 हो चाहे म्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की विमा और मात्रक सेम ही होता है। तो म्यू बराबर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र बटे NI। अब आता है कि सर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाले? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था F इक्वल्स टू क्या होता है? QVB। तो यहाँ से B की विमा आप आराम से निकाल सकते हो, F/QV। अब को बोले सर चुंबकीय क्षेत्र की विमा में याद नहीं रहती तो हम कैसे निकालें? तो सिंपल सा है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। जब कोई आपका गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है? QVB। और QVB से आप B की विमा निकाल सकते हो। कैसे? बल की विमा हमें पता ही है, Q को हम क्या लिखते हैं? I × T। और ये वेग है, वेग की विमा आपको पता ही है, या शुद्ध मात्रा का आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड, तो उससे आप विमा भी निकाल सकते हो। इस तरह करके आप आराम से म्यू की विमा इजीली निकाल सकते हो, जिसकी विमा क्या हो जाएगी? m1 l1 t की पावर -2 a की पावर -2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों हमें क्या दिया है? एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम तथा आयतन 4.7 घन सेमी है। इसके मापन में 0.01 ग्राम तथा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब की त्रुटि है, तो घनत्व में त्रुटि कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल सा और सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। देखो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए सर घनत्व क्या होता है। घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने एक चीज़ कही थी, जब भी हम त्रुटि की बात करते हैं त्रुटियां हमेशा जुड़ती है।
तो ये किस प्रकार के संयोजन की त्रुटि है? ये भागफल के संयोजन की त्रुटि है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसको आपेक्षिक में बदलना पड़ेगा। आपेक्षिक में कैसे बदलेंगे? डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। अब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 से कर देंगे, इधर भी 100 से। ये हमें प्रतिशत त्रुटि दी है किसमें? द्रव्यमान में। बच्चों कितनी है? 0.01 ग्राम की। और आपके आयतन में कितनी दी है? 0.1 की दी है। ठीक है ना? वो भी आपकी किसमें दी है बच्चों? प्रतिशत त्रुटि नहीं, ये प्रतिशत त्रुटि नहीं दी बच्चों, ध्यान रखना, अभी यहाँ गलती हो जाएगी। ये दिया है ओनली डेल्टा एम और डेल्टा वी। अगर प्रतिशत त्रुटि दी हुई तो हम डायरेक्ट कर लेते, इसका मतलब हमें केवल दिया हुआ है डेल्टा एम और एक दी हुई हमें केवल डेल्टा वी। अब प्रतिशत त्रुटि पूछिए तभी मैंने कहा था प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं? एम से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी करते हैं, फिर 100 से गुणा करते हैं। तो डेल्टा एम का मान दिया हुआ है, एम का मान ये रहा हमारे पास में 22.4, भाग कर दो। इसी तरह डेल्टा वी दिया हुआ है, ये रहा 0.1 और वी हमें पहले दिया हुआ है ये 4.7। इस तरह हम पूरा सोल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे सोल्व किया हुआ अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। डेल्टा एम का मान कितना है बटे द्रव्यमान कितना है, डेल्टा वी कितना है, मतलब आयतन में त्रुटि कितनी है, बटे हमारे पास में जो वास्तविक आयतन कितना है, भाग करके मतलब जोड़ के और 100 से गुणा करके देख तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ रही है? 2% है। ठीक है बच्चों, अगर प्रतिशत त्रुटि दी हुई थी तो डायरेक्ट उनको जोड़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पी यहाँ पे दाब है, सी यहाँ प्रकाश वेग है, एस यहाँ पर विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति सेकंड जिसे हम पॉइंटिंग सदिश भी कहते हैं। तो पी की पावर एक्स, एस की पावर वाई और सी की पावर जेड की कोई भी मान नहीं होगी यदि। तो बच्चों हमें तो यहाँ सिंपल सा पी एस और सी की विमाएँ निकालनी है, और वो विमाएँ निकाल के हमें एक्स और वाई और जेड का मान इस तरह से पुट करना है कि पूरी जो विमाएँ वो क्या हो जाए? विमाहीन हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दाब की विमा निकालनी पड़ेगी बच्चों, फिर हमें प्रकाश वेग की विमा, वेग तो हमें पता ही है L1 टी की पावर -1 होती है। विकिरण ऊर्जा, इसका मतलब क्या हो गया? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय। ठीक है ना? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय। तो मैं आपको पॉइंटिंग सदिश की विमा निकाल के दिखा देता हूँ। ऊपर हो गया का ऊर्जा M1 L2 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय, उन्होंने कहा है कि ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो L2 प्रति एकांक समय, तो टी की पावर -1। देखो L2 से तो L2 कैंसिल हो गया, टी ऊपर गया तो टी की पावर -3। तो बच्चों हमारे पास में पॉइंटिंग सदिश की विमा तो आ गई M1 टी की पावर -3। ठीक है, वेग की विमा आपको पता ही है L1 टी की पावर -1, प्रकाश का वेग हो चाहे किसी का वेग हो। दाब की विमा बच्चों आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? बल की विमा होती है M1 L1 टी की पावर -2। नीचे जैसे हम क्षेत्रफल का भाग देंगे तो M1 L की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो M कहाँ कहाँ पर है हमारे पास में बच्चों? M हमारे पास में यहाँ M1 है, यहाँ भी M1 है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा है कि इस पे एक्स लगाना है, इस पे वाई लगाना है और इस पे हमें जेड लगाना है। तो उन्होंने खुद ने कहा है कि किस तरह से करना है कि हमें ये जोड़ने पर टोटल जीरो जाए। देखो बच्चों यहाँ पर भी m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, इसका मतलब जोड़ने पे जीरो। एक्स अगर हम 1 लेते हैं तो जेड का मान हमें फिर -1 लेना पड़ेगा, या फिर आप एक्स का मान -1 लेते हो तो जेड का मान +1 लेना पड़ेगा, जिससे देखो एम एम बच्चों कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से हमें सोचना है, ट्रिक लगानी है कि किस तरह से एक्स वाई जेड का मान होना चाहिए कि वो कट जाए। इसी तरह देखो यहाँ एल की पावर -1 है, इस वाले में देखो बच्चों एल की पावर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ साफ पता लग रहा है सर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो y और z बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास में y का मान यदि हम -1 लेते हैं तो z का मान हमारे पास में 1 ही रहना चाहिए। इसका मतलब इस तरह सोल्व करने पे हमारे पास में क्या आ रहा है? x बराबर तो -1 आ रहा है, y बराबर -1 आ रहा है और z बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। बच्चों ध्यान रखना, पहले इन तीनों की विमाएँ लिखनी है अलग अलग, फिर उनके ऊपर x, y और z की इस तरह से पावर देखनी है कि m की पावर 0 हो जाए, l की पावर 0 हो जाए और t की पावर 0 हो जाए। तो वो कौन से कंडीशन में होएगा? x बराबर -1 होएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर तो 1 आएगा, y बराबर -1 आएगा और z बराबर 1 आएगा। बच्चों ध्यान रखना, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप सोल्व करोगे तो इजीली आराम से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में क्या है? देखो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सिंपल सा बात है, आपके पास में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है? G m1 m2 बटे r²। तो जी बराबर क्या हो गया? F × r² अपॉन m1 × m2। बल की विमा क्या होती है? m1 L1 टी की पावर -2, r² क्या हो गया बच्चों? दूरी का स्क्वायर तो l², और ये आपके दो क्या हो गया? द्रव्यमानों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा नीचे m², m × m। इस तरह हम जैसे ही सोल्व करते हैं
तो बच्चों हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या आती है, m⁻⁻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 ⁻
एक समीकरण में P का समय के साथ संबंध इस प्रकार दिया गया है, P इक्वल्स टू पी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी स्क्वायर, जहाँ अल्फा एक नियतांक है तो अल्फा की वीमा होगी। देखो बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, जब वी में एनालिसिस करते हैं, वी में विश्लेषण करते हैं, उसमें साफ कहा गया है वी में विश्लेषण एक तो आपके त्रिकोणमितीय फलन, एक आपके चरघातांकीय फलन, ठीक है ना, और एक आपके लघुगणक वाले जो फलन, उनके लिए क्या होता है, सत्य नहीं होता है, उनके लिए लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जो आपका फंक्शन है ना, ये अल्फा टी स्क्वायर, बच्चों ध्यान रखना ये वीमाहीन होगा। और ये वीमाहीन कब हो सकता है कि सर अल्फा और टी स्क्वायर एक दूसरे के व्युत्क्रम होने चाहिए। इसका मतलब अल्फा बराबर होना चाहिए 1/t²। देखो बच्चों, अल्फा की जगह 1/t² पुट करके देखो, कट गया ना, और करते ही ये पूरा कैंसिल हो गया, कोई वीमा नहीं आएगी। इसका मतलब अल्फा की वीमा बराबर क्या हो जाएगा 1/t², और टी स्क्वायर बराबर क्या आपका ऊपर जाते क्या हो गया t⁻²। इसका मतलब अल्फा की विमा क्या हो गया हमारे पास में t⁻²। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल होता है आपका चरघातांकीय फलन, और चरघातांकीय फलन में जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं या आपके क्या बोलते हैं उनको, वेरिएबल्स का मतलब जो अचर पद चर पद होते हैं, वो हो गए। लघुगणक में आपके जो पीछे चर पद होते हैं आपके त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कोस थीटा के साथ जो वो आप ओमेगा टी वगैरह लिखते हैं, वो सभी क्या होती है आपकी विमाहीन राशियाँ होती है, ठीक है। और उनके लिए विमे विश्लेषण हमारा काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे एक ट्यूब की लंबाई एल बोली है, त्रिज्या आर है, इसमें टॉर्पिन का जो तेल है ना वो बह रहा है, तो ट्यूब के दोनों सिरों का जो दाबांतर वो पी है, तथा श्यानता गुणांक ईटा इज इक्वल टू, कुछ इस तरह से फॉर्मूला दिया है कि एक हमारे पास में कोई ट्यूब है जिसकी लंबाई एल है, उसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ पर एल आर फिक्स हो गया, पी यहाँ पे दाबांतर हो गया, ठीक है बच्चों। और श्यानता गुणांक बताया तो यहाँ पे वी वेग है, और एल यहाँ पे दूरी दी हुई है, तो बोला है कि यहाँ पे ईटा की विमाएँ क्या होगी, ठीक है ना। ईटा वही आपका शांता गुणांक, तो शांता गुणांक हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले से निकालना है। पी हमारे पास बच्चों दाब हो गया, दाब की विमा आपको पता होनी चाहिए m1 l⁻⁻1 t⁻²। अब बच्चों ध्यान रखना, r² - x² लिखा है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, बस और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। यहाँ विमा तो सिंपल सा है निकालने का, r² - x², इसका मतलब r² की जो विमा है वही x² की विमा है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था समान विमा वाली भौतिक राशि जुड़ती है और घटती है। तो r² - x², इसका मतलब सीधा आपको विमा कितनी लिखनी है l⁻², बस ऐसे मत करना कहीं l² - l², नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास में दाब की विमा आ गई और लंबाई की स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। नीचे हमारे पास में क्या है, 4 तो एक नियतांक है, वेग क्या होता है हमारे पास में l1 t⁻⁻1, उसकी विमा ये होती है, और l फिर दूरी आ गई तो l1 हो गया। तो इस तरह जैसे हम पूरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास में विमा क्या आ जाती है m1 l-1 t⁻⁻1। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। दाब की विमा निकालनी है, और नीचे आपको क्या दिया है, वेग की विमा, लंबाई की विमा, और ऊपर r² - x² को अलग अलग नहीं लिखना है, वो केवल l² ही आएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का जो n भाग मुख्य स्केल के n-1 भाग से मिलता है, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर्स में ऐसे ही होता है। जो आपके मुख्य पैमाना होता है बच्चों, ठीक है ना, वर्नियर स्केल के जो, मान लो वर्नियर स्केल में आपके 10 भाग है, तो वो आपके मुख्य पैमाने के जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके जो मुख्य पैमाना है उसके 9 भागों के साथ ही संपाती होते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स की खासियत है। वर्नियर कैलिपर्स में यदि 10 भाग है तो उसके वर्नियर कैलिपर्स के जो मुख्य पैमाना है उसके 9 भागों के साथ ही मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यदि मुख्य स्केल का एक भाग कितना है, 1 mm है, तो उपकरण का अल्पतमांक कितना होगा। पहले बच्चों आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट बराबर हो गया अल्पतमांक। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर नीचे तो हमें लिखना है आपका जो वर्नियर पैमाना है उसमें भागों की संख्या कितनी है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपके वर्नियर कैलिपर्स में भागों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में वर्नियर पैमाने में कुल भागों की संख्या, और ऊपर आएगा एक भाग का मान, एक भाग का मान। अब एक भाग का मान है कितना बोला, 1 mm, तो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे 1 mm बटे कुल भागों की संख्या कितनी है बच्चों n, तो हमारे पास में अल्पतमांक हो गए 1/n mm।
लेकिन इन्होंने पूछा सेंटीमीटर में, तो बच्चों सेंटीमीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सेंटीमीटर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन, 1/10n। बच्चों ध्यान रखना ये n नीचे है, 10 भी नीचे है, तो 1/10n। अब 10 क्यों आया ध्यान रखना, मैंने बता दिया, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे नीचे 10 से डिवाइड किया है। और वर्नियर जो कैलिपर्स उसका अल्पतमांक का मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने में कुल भागों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, मात्रकों की किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम व 0.1 सेकंड है, तो इस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा। बच्चों इसमें तो डायरेक्ट बल की विमा लिखनी है और उसमें आपको m की जगह 10 ग्राम पुट करना है और l की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करना है और समय की जगह 0.1 सेकंड पुट करना है। इस तरह से आप बल का मात्रक आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है। विमीय नियतांक का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, जिसका आपके पास देखो यहाँ खुद ही बोला है कि एक तो आपके पास में क्या अपवर्तनांक हो गया, एक यहाँ पे पाइसन गुणांक हो गया, एक आपेक्षिक घनत्व हो गया। पहले मैं इनका बता दो फॉर्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जब भी आपका सूर्य की जो किरणें होती है पहले उसको हम निर्वात में चला के देखते हैं उसमें कितना वेग मिलता है, फिर किसी माध्यम में अगर आपके सूर्य के प्रकाश की किरणें गमन करती है तो उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है किसी माध्यम का। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपके प्रकाश का निर्वात में वेग बटे किसी माध्यम में वेग क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। पाइसन अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, आपके पास देखा होगा जब यंग ने किसी तार को खींच के देखा था तो उसमें दो प्रकार की विकृति होती है, एक तो अनुदैर्ध्य विकृति होती है, एक पार्श्व विकृति होती है। अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में विकृति, ठीक है बच्चों, और पार्श्व विकृति क्या होती है, उसकी मोटाई अर्थात उसके व्यास में परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पार्श्व अनुपात क्या होता है आपके, पार्श्व अनुपात बराबर क्या होता है, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है आपका, किसी भी वस्तु का घनत्व बटे आपके पानी का घनत्व, उसको बोलते हैं हमेशा आपेक्षिक घनत्व। एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो इसकी विमा तो होती है, इसकी विमा होएगी जबकि आपके पास में ए, बी और सी तीनों ही क्या है, आपके दो समान भौतिक राशियों का अनुपात है, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, विमाहीन हो जाएंगे। जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमारा विमाहीन नहीं है, इसकी विमा होती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, जिसका मान नियत होता है इसकी विमा भी होती है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा विमीय नियतांक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द्रव्यमान तथा वेग को मापने में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% है, तो गतिज ऊर्जा को मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। देखो बच्चों सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि के लिए बोला था डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, और मैंने क्या कहा था घात आगे आ जाती है तो 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। सिंपल सा है सर, त्रुटियाँ जुड़ती है और घात आगे आ जाती है। डेल्टा एम अपॉन एम द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2%। आपके वेग में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 3%, लेकिन इसकी घात कितनी है, 2। तो ये कितना हो गया, 6 + 2 8। तो बच्चों डायरेक्ट आंसर हो गया 8%। इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया था मैंने आप लोगों को। हमेशा त्रुटियाँ जुड़ती है, लेकिन अगर आपके पास में कोई राशि जिसके ऊपर घात है उस घात को आगे लेके उस प्रतिशत त्रुटि से गुणा कर देते हैं और सभी त्रुटियों को जोड़ देते हैं। फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 और फाइनल क्वेश्चन क्या है, दी गई समीकरण P + A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, थीटा अपॉन वी में P दाब है, V आयतन है, थीटा यहाँ पे परम ताप मतलब यहाँ पे ताप दिया है, और कहा गया कि A और B यहाँ नियतांक है, तो A का V में सूत्र क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ मैंने आप लोगों की चीज़ बताई थी, फिर वही बात आ गई, समान विमा वाली बातें भौतिक राशियाँ जुड़ती है और घटती है। तो यहाँ पे दाब P दिया हुआ है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, A अपॉन वी स्क्वायर भी दाब के बराबर ही होगा। ए अपॉन वी स्क्वायर की विमा क्या होगी, दाब के बराबर ही होगी। और बी इंटू थीटा अपॉन वी की विमा भी किसके बराबर हो जाएगी, दाब के बराबर होगी। तो हमें तो एक ही विमा निकालनी है ना, तो हम यहाँ सिंपल सा क्या बोलेंगे, दाब की विमा बराबर ए बटे वी स्क्वायर की विमा। तो ए की विमा बराबर क्या हो गई, पी इंटू वी स्क्वायर की विमा। तो दाब की विमा और आयतन की विमा का स्क्वायर करके गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए की विमा मिल जाएगी। यहाँ देख लो, ए की विमा बराबर पी इंटू वी स्क्वायर, और पी की विमा दाब की विमा आपको पता ही है m1l1t⁻²। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। सॉरी, दाब की विमा आपकी क्या रहेगी, m1l-1 t⁻²।
और वी स्क्वायर क्या हो गया, आयतन की विमा एल की पावर 3 होती है, तो स्क्वायर जैसे करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा एल की पावर 6। तो इस तरह से हमारे पास में ए की विमा क्या आ जाएगी, m1 एल की पावर 5 टी की पावर -2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, m1 एल की पावर 5 टी की पावर -2। ठीक है बच्चों।